Hello students, now we will learn हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स फसल की कटाई कैसे करें। फसल की कटाई कैसे करें। आपने फसल को सोविंग कर दिया, उसमें वाटरिंग कर दिया, उसमें मैन्योरिंग कर दिया, वीडिंग भी कर दिया, वीड सारे निकाल लिए आपने। इसके बाद आपने पेस्टिसाइड्स का भी यूज कर लिया। अब आपको A1 क्लास का क्रॉप जो है वो आपके फील्ड में रेडी है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि फील्ड से हम उस ग्रेन को घर तक कैसे लाएं। तो घर कैसे लाएं, तो सबसे पहला प्रोसेस वहाँ से होगा हार्वेस्टिंग का। द टाइम टेकन फॉर मैचुरेशन ऑफ ग्रेन्स वेरीज फ्रॉम वन क्रॉप टू अनदर। ये टाइम पीरियड जो होता है हर एक क्रॉप का मैच्योर होने का यानी पकने का समय जो है अलग अलग होता है। पैडी का अलग है, व्हीट का अलग है, मेज का अलग है, पीज का अलग है, ग्राम का अलग है, ऑयल मस्टर्ड का अलग है। तो अलग अलग होता है, वैरी फ्रॉम वन अनदर। वे दो एक दूसरे से दोनों क्या है वैरी करते हैं। तब हम क्या करेंगे कि नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग जून टू सितंबर, नॉर्थ इंडिया का टाइमिंग है हार्वेस्टिंग करने का जून टू सितंबर, वाइल व्हीट इज ए ग्रोन ड्यूरिंग नवंबर। और व्हीट जो है नवंबर में एक ग्रोन होता है, नवंबर टू अप्रैल। दो यहाँ पर तरह की सीजन आपको बताया गया है, एक तो खरीफ और दूसरा रबी। तो खरीफ का सीजन है जून टू सितंबर, यानी जून में उसकी सोविंग होगी और सितंबर में उसकी हार्वेस्टिंग होगी। और दूसरा बताया गया है कि नवंबर में उसकी सोविंग होगी और अप्रैल में उसकी हार्वेस्टिंग होगी। ये दो तरह का हो गया। तो द रिमूवल ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिटी इज कॉल्ड अ हार्वेस्टिंग। कोई भी क्रॉप मैच्योर होने के बाद यानी पकने के बाद उसके खेतों से जो घर ले आते हैं, रिमूव करके घर ले आते हैं, तो इस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। द हार्वेस्टेड ग्रेन कॉल्ड प्रोड्यूस रिप्रेजेंट क्रॉप यील्ड, और उसी को बोलते हैं अनाज की उपज। इसी को प्रोडक्शन बोलते हैं। जो आप हार्वेस्टिंग करके घर लाते हो तो उसी को बोलते हैं उपज या उत्पादन बोलते हैं या क्रॉप यील्ड बोलते हैं। हार्वेस्टिंग इज डन मैनुअली विथ द हेल्प ऑफ सिकल इन द क्रॉप्स सच एज अ व्हीट, पैडी, मेज एंड अ शुगर केन। कई मेथड है हार्वेस्टिंग के भी, बट हमारे यहाँ दो तरीके से हार्वेस्टिंग होती है। एक तो जो स्मॉल फार्मर है, तो स्मॉल फार्मर वो अपना हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो बाई हैंड यानी सीकल के यानी हसुआ के मदद से करते हैं। हसुआ से काट दिया जाता है। इस तरह के क्रॉप व्हीट होते हैं, पैडी होता है, मेज होता है, शुगर केन है, इसको हसुआ से काट दिया जाता है। इन हार्वेस्टिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर ऑपरेशन फ्रूट एंड वेजिटेबल आर हैंड प्लक्ड। और हॉर्टिकल्चर जो है जैसे कॉटन हो गया या वो कोई फ्रूट हो गया या वेजिटेबल है, तो ये बाई हैंड ही काटे जाते हैं या इसको इकट्ठा किया जाता है, तोड़ा जाता है। जैसे गोभी का आप खेती कर रहे हैं तो गोभी में मशीन भेजिएगा हार्वेस्टर काटने के लिए है। गोभी में हार्वेस्टर चलाइएगा तो कटेगा, तो वो क्या करना पड़ेगा, हाथ से ही काटना पड़ेगा। बैगन आपको तोड़ना है, बैगन की खेती की है ब्रिंजल का, तो हार्वेस्टर बुलाइएगा, तो वो सिकल से ही या धारदार हथियार से उसको काट कर अलग करना होता है और उसको कलेक्ट करते हैं। ट्रैक्टर ड्राइवन मशीन आर ऑल्सो, हाँ जैसे मान लीजिए कि पोटैटो है
पोटैटो की हार्वेस्टिंग करनी है तो वो बाई हम स्पैड कर लेते हैं, या उसके लिए हम ट्रैक्टर भी यूज कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ट्रैक्टर ड्राइवन मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर, यानी ट्रैक्टर से चलने वाले मशीन भी हम हार्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप नीड थ्रेसिंग, कटने के बाद उसको थ्रेसिंग करना पड़ेगा, ओसाना पड़ेगा। उसमें क्या होते हैं कि ग्रेन तो होता ही है, ग्रेन के साथ चाप होता है। तो चाप को अलग करने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं वो होता है थ्रेसिंग का। इन द प्रोसेस ऑफ अ रिमूवल ऑफ ग्रेन, आपने देखा होगा धान को हसुआ से काट कर बोझा बनाया जाता है, गट्ठर बनाया जाता है, और उसको सिर पर लाद कर या ट्रैक्टर पर लाद कर खलिहान में लाया जाता है। खलिहान में लाने के बाद फिर उस पर क्या होता है कि एक ट्रैक्टर से या ट्रैक्टर से, या आपने देखा होगा ट्रैक्टर से उसको खलिहान में लाया जाता है। अब उसके बाद उसका हम थ्रेसिंग करते हैं। तो थ्रेसिंग करने के भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ट्रैक्टर से कराया जाता है या मशीन भी इसका होता है। तो वो थ्रेसिंग की एक प्रोसेस होती है, थ्रेसिंग कराया जाता है जिसमें कि ग्रेन को चाप से रिमूव किया जाता है। थ्रेसिंग इज डन बाई बुल, यह बैल के द्वारा भी होता है। कहीं कहीं बुफैलो के द्वारा होता है, कहीं कहीं यह मशीन के द्वारा भी होता है। सच एज अ थ्रेशर फॉर लार्ज फार्म, मशीन का कहाँ होता है तो जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में खेती होती है, बहुत बड़े बड़े फार्म हैं ना, बाई हैंड पॉसिबल नहीं है या बुलक से पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर जो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस होता है, थ्रेसिंग का जो प्रोसेस होता है वो बाई मशीन होता है। समटाइम्स बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग आर डन सिमुल्टेशनली बाय मशीन विच इज कॉल्ड कंबाइंड। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाता है, दोनों प्रोसेस जो है एक साथ ही होता है, थ्रेसिंग का भी और हार्वेस्टिंग का भी। तो इसको हम कंबाइंड मशीन बोलते हैं। द सेपरेट स्टेम इज देन कट इनटू अ स्मॉल पीसेज एंड यूज्ड एज अ फूडर फॉर अ कैटल। अब उसका जो स्टीम होता है, स्टीम को वो उसी समय टुकड़े टुकड़े में काट देता है जिसका वो चारे के लिए, मवेशियों के या जानवरों के चारे के लिए यूज हो जाता है, और ग्रेन जो है आपके घरों में चला जाता है। बट इन केस ऑफ व्हीट थ्रेसिंग विथ कंबाइन गिव्स लेस फूडर। लेकिन ये व्हीट की जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें कम मात्रा में फूडर निकलता है। व्हीट एक्स्ट्रा इन द फील्ड आर बर्न्ड बाय फार्मर, और इनकेस बहुत कम मात्रा में निकलता है तो वो क्या क्या करते हैं लोग कि वही खेत में ही उसको जला देते हैं, उसको नहीं लाते हैं घर पर। द प्रोसेस काउजेज पोल्यूशन एंड अ डैमेजेज द सॉइल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन सॉइल फर्टिलिटी। अब यहाँ पर आप जो उसको चाप को बर्न कर देते हो फील्ड में, तो ये नुकसानदायक है, ये हार्मफुल है। इससे होता क्या है कि पहला तो आपका एयर पोल्यूशन होगा, पहला नंबर में एयर पोल्यूशन, और दूसरे नंबर में क्या होता है कि सॉइल में जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं आपके बर्न करने से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल जाते हैं या मर जाते हैं। अब फिर वो नेक्स्ट टाइम आपके सॉइल का न्यूट्रिएंट लेस हो जाता है। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं वो ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए फार्मर शुड बी एडवाइज टू अवॉइड बर्निंग ऑफ क्रॉप रिमेनिंग इन द फील्ड। इसलिए किसानों को यह सलाह दी जाती है
कि वह फसल को यानी उसके चाप को खेतों में जलाने से बचे। अरे जलाने से बचेगा, किसान कहाँ मानने वाले हैं, उनकी मजबूरी है। बट सरकार ने कुछ ऐसे कानून ला दिए हैं कि जो फार्मर खेतों में बर्न करेगा उसको सजा दी जाएगा, जेल होगी या उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो अभी ये प्रोसेस कुछ कम हुआ है, बिहार या पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में भी कम हुआ है, लेकिन उतना एकदम बंद नहीं हुआ है। चोरी छिपे किसान ये कर रहे हैं, लेकिन गलत है। बट गवर्नमेंट को भी ऐसा कोई उपाय निकालना चाहिए जिससे कि नेक्स्ट फार्मिंग के लिए खेतों का चाप समाप्त हो जाए। एक फार्मर की मजबूरी है, चाप रहेगा तो फिर फार्मिंग सही ढंग से होगी नहीं। तो उसके लिए भी सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने शायद कुछ ऐसा केमिकल तैयार किया था जिसको खेतों में अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो वो चाप जो है एक्चुअल वो क्या होते हैं कि वो मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारे गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाप एंड हे बाय फास्ट मूविंग वाइंड इज कॉल्ड विनोइंग। अब उसमें क्या होता है कि आपका जो ग्रेन होता है जिसको आपने थ्रेसिंग कर लिया तो उसमें कुछ चाप रह जाते हैं, तो वो जो चाप रह जाते हैं उसको आप विनोइंग के प्रोसेस के द्वारा ग्रेन को और चाप को अलग, जिसको ओसौना कहते हैं, सूप से लोग ये काम करता है, मैनुअली सूप से व्यवहार करता है, तो ये विनोइंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस चाप बीइंग लाइटर इज ब्लोन अवे बाय द वाइंड टू सम डिस्टेंस। चाप जो होता है वो हल्का होता है, लाइट होता है, और ग्रेन जो होता है हेवियर होता है। तो अब दोनों को एक साथ वहाँ सूप के द्वारा जब गिराते हैं ऊपर से नीचे और एयर के प्रेशर में, तो वो क्या कहता है कि एयर के प्रेशर के द्वारा चाप जो है दूर चला जाता है, और ग्रेन जो है सीधा गिरता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये मेथड ऑफ सेपरेशन है। आप हो सकता है 6th क्लास में इसको पढ़े होंगे। मेथड ऑफ सेपरेशन में एक विनोइंग मेथड है और आपका ये भी है, क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग मेथड भी है। तो विनोइंग का वर्क हो जाता है और विनोइंग के वर्क होने पर ये आपका ग्रेन जो है आपका खेतों से फील्ड से घर आ गया। अब घर आने पर सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसको रीस्टोर कैसे करें। तो हम स्टोरेज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ना, और या छोटा टॉपिक है मैं कर ही देता हूँ। स्टोरेज अब कैसे करेंगे, तो स्टोरेज के लिए क्या होता है कि एट लास्ट द हार्वेस्टेड, जैसे ही हम हार्वेस्ट चला देते हैं, कट जाता है हमारी फसल, विनोड हो जाता है, क्लीन्ड हो जाता है ग्रेन, एंड स्टोर फॉर फ्यूचर यूज, उसको फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करते हैं। बहुत सारे किसान तो उसको बेच देते हैं ना, बट बहुत सारे किसान उसको स्टोर करते हैं या तो फ्यूचर यूज के लिए, या रेट इंक्रीज होगा तब हम ऐसा यूज करेंगे, ऐसा कुछ होता है। द ग्रेन आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, सबसे महत्वपूर्ण है। आपका अनाज खेत में सुरक्षित आपने रखा, पेस्टिसाइड यूज किया, मैन्यूर यूज किया, आपने वाटरिंग किया, इतना सारा मेहनत किया, और वो चीज़ घर आकर आप सही सलामत नहीं रखेंगे। अरे यहाँ भी स्टोर सही से नहीं कीजिएगा, चूहा खाएगा या उसमें भी इंसेक्ट खा जाएंगे ना, तो उसके सुरक्षा के लिए, या इसमें क्या होता है फंगी का इफेक्ट उस पर पड़ जाता है ना, तो ये सारे उसकी सुरक्षा के लिए आपको स्टोर सबसे बड़ा मैनेजमेंट है कि स्टोर कैसे करें हम फूड का। प्रीवियस टाइम में मैं आपको बता दूं, शायद आप देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, गाँवों में मैंने देखा है, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, तो फूड के स्टोर करने के लिए बहुत बड़े बड़े वो मिट्टी के, क्या नाम बोलते हैं उसको, मिट्टी के बने हुए थे, और उसी में पूरा हम स्टोर कर देते थे। और आफ्टर जब ये निकलता था आफ्टर सम टाइम जब निकलता था, ज्यों का त्यों, जैसे प्रीवियस टाइम में हमने डाला है वैसे डाला है, वैसे ही कि वैसा निकलता था।
तो पार्ट ऑफ है प्रोडक्शन इज सोल्ड टू गवर्नमेंट एज वेल एज अ प्राइवेट एजेंसी। अपना प्रोडक्शन का एक पार्ट आप गवर्नमेंट को जो FCI कहलाता है वो खरीदता है, या अगर वो थोड़ा सा स्लो वर्क करता है, हाँ रेट पैसा जल्दी नहीं देता है, तो आप दूसरा क्या प्राइवेट लोगों को भी, प्राइवेट एजेंसी को भी बेच सकते हैं। द ग्रेन आर यूजुअली स्टोर इन गोडाउन बाय एजेंसीज सच एज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और FCI जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एजेंसी है, वो आपके ग्रेन को परचेज करके वो गोडाउन में अपना जमा रखती है, जिसको वेयर हाउस के भी नाम से जाना जाता है। स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन भी है। हर एक ब्लॉक में तो एक वेयर हाउसिंग होता ही है जिसमें अनाज को इकट्ठा किया जाता है। वो निरंतर उसमें टेम्परेचर इतना उस वेयर हाउस का रहता है कि कोई भी अनाज खराब न हो, आप अपना अनाज रिस्टोर करा सकते हैं। द ग्रेन मस्ट बी सन ड्राइड बिफोर स्टोरेज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द अटैक टू पेस्ट। पेस्ट से सुरक्षा करने के लिए हमने कहा कि फंगी का अटैक अभी हो सकता है, इंसेक्ट का अटैक अभी होता है, ग्रेन पर भी, यानी राइपन ग्रेन पर भी, राइपेन ग्रेन पर भी फंगी का इफेक्ट होता है। सो इससे बचने के लिए आप जब भी स्टोर करें तो आप अपने ग्रेन को फुली सन ड्राई अप कर लें, यानी सूरज की रोशनी में खुला छोड़ दे कुछ दिनों तक, बिल्कुल जब सूख जाएगा तब उसको आप स्टोर करें। फार्मर स्टोर ग्रेन इन अ जूट गनी बैग और अ मेटालिक बिन, बट स्टोरिंग इज डन बाय लार्ज स्केल इन द ग्रेनरीज and a silos to protect grain from the pests such as a bird, pigeon, sparrow, crow and a parakeet etc. ये छोटे छोटे जो किसान हैं बैग में, बोरे में भर कर रखते हैं, बट वो बोरा उतना सेफ नहीं है, या टैंक बनाकर, मेटल का टैंक बनाकर, ड्राम बनाकर रखे हैं, उसमें रख सकते हैं। लेकिन कितना आप रखते हैं, केवल उसमें खाने भर। बाकी अगर स्टोर करना है तो आपको ग्रेनरीज में लार्ज स्केल पर जो अनाज इकट्ठा किया जाता है उसमें आपको रखना पड़ेगा, और सिलोस में रखना पड़ेगा। द टोटल आउटपुट ऑफ ग्रेन इज कॉल्ड क्रॉप यील्ड। जो हमारा अब ये लास्ट में आया अनाज जो इकट्ठा हुआ आपका, इसको ही बोलते हैं क्रॉप यील्ड। चाप इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ऑफ अ क्रॉप, और इसी प्रोडक्शन में चाप भी बनता है ना। मेनी फैक्टर affected of a crop growth. Once the produce is available, it is a poorer storage become very important, and the chaff is also produce of the crop. चाप भी प्रोड्यूस होता है। Many factors affect the crop growth. क्रॉप ग्रोथ में बहुत सारे फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। Once a produce is available, its proper storage become very important, and the proper sequence of the various practices is also important. तो अगर आप चाहते हैं कि सही मात्रा में हमारा अनाज प्रोडक्शन हो, कमर्शियल दृष्टि से हो, तो उसके लिए आपको जितने भी प्रॉपर मेथड बताए गए हैं वो सारे मेथड को अप्लाई करना होगा, तब आपका जो फूड है वो सही ढंग से उपज देगा। यानी इसको क्रॉप यील्डिंग बोलेंगे, क्रॉप यील्डिंग होगा, और आप प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम नए टॉपिक में चलेंगे, फूड फ्रॉम एनिमल। एनिमल से कैसे आता है फूड मिलता है, प्लांट ब्रीडिंग हाइब्रिडेशन है, और इसके बाद नाइट्रोजन साइकिल है, और इसके बाद ये आपका नाइट्रोजन साइकिल के बाद ये चैप्टर लास्ट होता है। और आई होप टू डेज का ये और चैप्टर है। क्वेश्चन आंसर मैं लिख रहा हूँ और आपको क्वेश्चन आंसर भेज दिया जाएगा। आप क्वेश्चन आंसर है उसको फेयर पर तैयार कर लेंगे, मैं जिस तरीके से भेजूँगा आप देख लेंगे, और नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फूड फ्रॉम एनिमल। थैंक्स।